नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी बीएचडी में आपका स्वागत है। आज अपन ऊर्जा को आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। पहले ही अपन ने पढ़ी थी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिज ऊर्जा। काइनेटिक ऊर्जा जो है वो किसी गति के कारण, स्थिति परिवर्तन के कारण होने वाली एनर्जी तो थी, उसको गतिज ऊर्जा कहा गया। आज है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति और इसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहती है। यानी कि वस्तु की जो स्थिति है या उसके आकार में जो परिवर्तन होता है, स्थिति परिवर्तन नहीं, आकार परिवर्तन जो होता है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे बांध में जमा किया गया पानी, कोई डैम है, उस डैम के अंदर जो जमा किया गया पानी है, ये किसके एग्जाम्पल है? स्थितिज ऊर्जा का। दूसरा, खिलौना कार की कसी हुई स्प्रिंग। खिलौना कार है, उसकी जो चक्की होती है उसको जब भर देते हैं, कस देते हैं, तो उसमें जो एक कसी हुई स्प्रिंग में जो ऊर्जा नियत रहती है, संचय रहती है, वो रहती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो द्रव्यमान यानी कि पीई प्रोपोर्शनल एम, पीई प्रोपोर्शनल एम, ये ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाला कारक। दूसरा है कि वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। अगर द्रव्यमान ज़्यादा है, एम बराबर अगर ज़्यादा है, तो इसकी जो ऊर्जा होगी, एनर्जी भी ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी पीई भी ज़्यादा होगी। वस्तु का अगर द्रव्यमान कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी। यानी कि स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो उसका द्रव्यमान है। कैसे है कि द्रव्यमान को अगर किसी का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। अगर द्रव्यमान कम है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी। दूसरा जो है वो है कि पृथ्वी की तल से उसकी ऊंचाई। यानी कि एक तो था कि उस वस्तु की द्रव्यमान, दूसरा है कि उस वस्तु का पृथ्वी तल से ऊंचाई, यानी कि पीई प्रोपोर्शनल हाइट। पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, प्रोपोर्शनल एच हाइट, उसकी ऊंचाई। उसकी ऊंचाई भी स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करती है। यह उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता जिस पर वस्तु ने गति की है। ये ऊंचाई जो है उस रास्ते पर ये निर्भर नहीं करता है कि इसने किस रास्ते से गति की है। किसी भी से उसकी जो हाइट है वो इसको प्रभावित करती है। वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई ज़्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। यानी कि जितनी ऊंचाई पर वस्तु होगी उसके अंदर उतनी ही अधिक स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। दूसरा है कि वस्तु की जो पृथ्वी तल से ऊंचाई अगर कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तीसरा जो इसका कारण है, जो इसको प्रभावित करता है, वो है वस्तु के आकार में जो परिवर्तन है। पहला था द्रव्यमान, दूसरा था उसकी ऊंचाई, और तीसरा जो है वो आकार में परिवर्तन। वस्तु में जितना ज़्यादा खिंचाव, ऐंठन या झुकाव होगा उतना ही ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा उसकी होगी। यानी कि इसके आकार में जितना परिवर्तन अपन करेंगे, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जितना अपन ज़्यादा दबा के रखा तो उसका जो ये दबाने का जो अपन ने खींच के रखा है, उसको दबा के रखा है, ऐंठन किया है, उसके आकार में परिवर्तन किया है, उतनी ही उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। या किसी स्प्रिंग को अगर ज़्यादा चौड़ा करके रखा है, खींच के रखा है, तो भी उसमें स्थितिज ऊर्जा
होती है। ठीक है। अगला है किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यदि m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के ऊपर h ऊंचाई तक उठाया जाता है, यानी कि m द्रव्यमान की ये पृथ्वी है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको h ऊंचाई तक वस्तु को उठाया जाता है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है वो mg नीचे की तरफ यानी कि ऊंचाई से पृथ्वी की तरफ जो mg लगता है वो दिशा में कार्य करता है। mg यानी कि गुरुत्व बल है वो पृथ्वी की दिशा में कार्य करता है। वस्तु को उठाने के लिए गुरुत्व बल के विपरीत कार्य किया जाता है। अगर वस्तु को पृथ्वी से ऊंचाई तक ले जानी है तो ये गुरुत्व बल के विपरीत कार्य करता है। अतः यह जो किया गया कार्य है वो कार्य है W बराबर गुरुत्व बल इंटू उसकी ऊंचाई, यानी कि बल इंटू कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। और यहाँ पे बल क्या होगा, गुरुत्व बल mg इंटू विस्थापन होगा। विस्थापन यानी कि कितना उसको विस्थापित किया गया है, ये इसका हाइट, ऊंचाई में अगर विस्थापित किया तो यहाँ पे h आएगा ऊंचाई, हाइट, यानी कि W बराबर mgh। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊंचाई की तरफ या गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में अगर गति करवाई जाती है या विस्थापित किया जाता है तो उसके लिए किया गया कार्य W बराबर mgh होता है। यह कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज के रूप में संचित हो जाता है। एक कार्य जो है वो वस्तु के अंदर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कौन सी स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, mgh, जहाँ पे g का मान जो है mgh हो जाती है, जहाँ पे g का मान यानी कि गुरुत्व त्वरण है। g का मान क्या लिखा था अपन ने, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण यानी कि ऊर्जा के एक रूप से ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तन को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। जैसे बिजली घर में पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं तथा बाद में विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि बिजली घर है, उसमें अगर पानी से बिजली बनाई जा रही है, वहाँ पे पानी की स्थितिज ऊर्जा जो है उसको जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तब वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि कोई टरबाइन के ऊपर अब पानी गिराया जाता है तो टरबाइन घूमता है, जिससे विद्युत का निर्माण होता है। विद्युत जो ये गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, जब पानी स्थितिज ऊर्जा में था गतिज ऊर्जा में आएगा, और जिसके कारण विद्युत ऊर्जा में ये बदल जाता है, तो ये इनका रूपांतरण ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किसके लिए, भोजन की रासायनिक ऊर्जा बनाने के लिए, भोजन करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा बनाने में उनको मदद करता है। ये भी सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन या रूपांतरण ऊर्जा का रूपांतरण का एग्जाम्पल है। फिर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। जब ऊर्जा का एक रूप ऊर्जा के दूसरे रूप में रूपांतरित होता है तब कुल ऊर्जा की मात्रा अचर रहती है। यानी कि कुल जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो अचर रहती है, यानी कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा की न तो उत्पत्ति हो सकती है न ही विनाश किया जा सकता है। हालांकि ऊर्जा रूपांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा
बेकार में यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा या ध्वनि के रूप में जो है निकल जाती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो संरक्षण रहती है। हालांकि ये बात अलग है कि वो ऊष्मीय ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा के रूप में उसकी हानि जरूर होती है, लेकिन वो नियत रहती है। एक वस्तु के मुक्त पतन के समय ऊर्जा का संरक्षण मुक्त पतन, मुक्त पतन को अपने पिछली क्लास में अच्छे से उसका नोट्स था, वो अपने अध्ययन किया था। इसको देखने के लिए आप पिछली क्लास के अंदर गुरुत्वाकर्षण यानी कि 10वां चैप्टर जो था उसके अंदर जाके देख सकते हो। m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा जो है वो mgh होती है। जैसे वस्तु नीचे गिरती है, ऊंचाई घटती है और स्थितिज ऊर्जा भी घटती है। यानी कि किसी वस्तु को अगर h ऊंचाई के ऊपर पृथ्वी तल से ऊपर ले जाया गया है, जब उसको वहाँ से नीचे गिराते हैं तो जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के पास आती है वैसे वैसे उसकी ऊंचाई घटती है, और ऊंचाई घटती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी घटती है। ऊंचाई h पर गतिज ऊर्जा शून्य थी, लेकिन वस्तु के नीचे गिरने के समय यह बढ़ती जाती है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो कमी आती है, लेकिन इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो वहाँ पे अगर उसको रखा गया था तो उसकी जो गतिज ऊर्जा थी, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी थी? शून्य थी। जैसे वो नीचे आएगी, नीचे की तरफ गति करेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है उसमें वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। मुक्त पतन के समय किसी भी बिंदु पर स्थितिज और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है वो समान रहता है। मुक्त पतन यानी कि ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ने पर, नीचे की तरफ स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर उसके किसी बिंदु पर स्थितिज और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक ऊर्जा प्लस पोटेंशियल ऊर्जा जो है, इन दोनों का जो योग है वो समान रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होगी, लेकिन दोनों का जो मान होगा वो ऑल ओवर में बराबर रहता है। जैसे गतिज ऊर्जा, जिसका सूत्र अपने पिछली क्लास में देखा था कि हाफ mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र है, और mgh जो है वो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो ये दोनों का जो मान होता है वो समान रहता है, अचर रहता है। फिर कार्य करने की दर, नेक्स्ट जो है वो है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर जो है उसको शक्ति कहा जाता है, पावर। शक्ति को P से डोनेट करते हैं, P से निरूपित किया जाता है, या ऊर्जा रूपांतरण की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है। या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति यानी कि किया गया कार्य बटे समय, यानी कि किसी समय में, एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति का SI मात्रक जो है वो है वाट, जिसको प्रतीक जो है वो है W। यानी कि ये किसने दिया था? ये जेम्स वाट ने दिया था, इसलिए इसका जो मात्रक है वो W लिखा जाता है। ये कब दिया था जेम्स वाट ने? ये दिया था 1736 से 1819 तक। जेम्स वाट, जिनका जन्म 1736 में हुआ था और 1819 में जिसका स्वर्गवास हो गया था, उन्होंने शक्ति का जो मात्रक है वो वाट कहा, और एक वाट जो होता है वो जूल पर सेकेंड होता है। वाट को जूल पर सेकेंड भी
लिख सकते हैं। यानी कि 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड किसके बराबर होता है? 1 वाट के बराबर होते हैं। जब 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में होगा तो शक्ति 1 वाट होगी। यानी कि 1 जूल कार्य अगर 1 सेकेंड में हो रहा है तो शक्ति क्या होगी? 1 वाट होगी। औसत शक्ति यानी कि किया गया जो कुल कार्य या उपयोग की गई जो कुल ऊर्जा है और उस ऊर्जा को करने में जो लिया गया कुल समय है, वो इनकी औसत शक्ति कहलाती है। विद्युत साधनों की शक्ति विद्युत उपकरणों के द्वारा विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने की दर को विद्युत उपकरण की शक्ति कहते हैं। यानी कि विद्युत उपकरणों के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा है उसको उपयोग करने की जो दर है वो विद्युत उपकरण की शक्ति होती है। जैसे बल्ब देखते हैं, 10 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, तो वो जो बल्ब 100 वाट है यानी कि वो 100 वाट एनर्जी जो है वो खर्च कर लेता है, इतनी ऊर्जा को वो खर्च करता है, विद्युत ऊर्जा को वो उपयोग कर लेता है। ये इसकी शक्ति होती है। एक बल्ब की शक्ति 100 वाट। शक्ति का जो बड़ा मात्रक है वो किलो वाट होता है, KW। 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। 1 किलो वाट जो है उसमें 1000 वाट होते हैं और 1000 वाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है। अब आता है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। व्यावसायिक मात्रक का मतलब होता है जो अपने भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो इसका ऊर्जा का मात्रक अपने व्यावसायिक रूप से, जैसे बिजली बिल जो आता है उसके अंदर मीटर जो लगे रहते हैं घरों में, उसमें जो ये यूनिट दिखाई जाती है वो यूनिट किस मात्रक में दिखाई जाती है? उन ऊर्जा के व्यावसायिक रूप में। मात्रक जो है जिसका मात्रक होता है किलो वाट घंटा, यानी कि किलो वाट घंटा। ये सेकंड में ना दिखा करके घंटे में दिखाए जाते हैं। और जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। जूल जो है वो ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। अगर छोटे मात्रक में व्यावसायिक रूप में उपयोग करना शुरू कर दें तो आंकड़े बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए छोटे मात्रक का उपयोग न करके एक बड़े मात्रक किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं, जिससे कि इनके आंकड़े होते हैं वो छोटे संख्या में आ जाए, जिसका आंकड़ों को संग्रह करने में भी मदद मिलती है। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऊर्जा के बड़े मात्रक किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा क्या होता है कि जब 1 किलोवाट शक्ति का विद्युत उपकरण 1 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाता है तब 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। यानी कि कोई 1 किलोवाट का कोई उपकरण है विद्युत का, उसको 1 घंटे तक उपयोग लाया है, लगातार 1 घंटे तक जब उपयोग में लाया जाता है तब उसमें जो एक ऊर्जा का कितना व्यय होता है? 1 किलोवाट ऊर्जा व्यय होती है। किलोवाट घंटा तथा जूल के अंदर संबंध क्या है? 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट प्रति घंटा की दर से व्यय होती है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट प्रति घंटे की दर से व्यय होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। तो 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वाट इंटू 1 घंटा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड जब इनको करते हैं तो ये आता है 36 लाख जूल। इसका जूल यानी कि 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 36 लाख जूल होते हैं। यानी कि जूल कितनी छोटी इकाई हो सकती है, इस आंकड़ों से पता लगाया जा सकता है कि 1 किलोवाट घंटा 36 लाख जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट
घंटा, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी कि 1 यूनिट। जब 1 यूनिट अपने घूमता है बिजली का बिल, तब कितना जूल ऊर्जा जो है उसका व्यय होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसी के साथ अपना जो 11वां चैप्टर जो था, कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा जो है वो पूर्ण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, 12वां चैप्टर, ध्वनि, साउंड। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।